वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ हैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह। तमाम बातें हुई, नदियां कैसे नाले बनी और उन नालों से सदाचार की बजाय भ्रष्टाचार कैसे बहा और कैसे लोगों ने वहां से पैसे बनाए। राजेंद्र जी, आखिरकार परियोजनाएं बनती रहीं, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनती रहीं, उनके बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। क्या लगता है, इच्छा शक्ति में कमी थी या ना करने की ही मंशा थी? इच्छा शक्ति में कमी शुरू के दिनों में नहीं थी जी, क्योंकि जब श्रीमती इंदिरा गांधी स्टॉकहोम गई जी, और उन्होंने उनकी स्टॉकहोम रिवर को देखा, तब उनके मुंह से अचानक निकला कि हम अपनी गंगा को इसी तरह से क्लीन कर देंगे जिस तरह से ये स्वीडन की स्टॉकहोम रिवर क्लीन हुई है। और उन्होंने वापस स्वदेश लौटने के बाद इस बात को बहुत जोरों से कहा। फिर वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकी, उनके सपुत्र आए और सपुत्र ने भी बिल्कुल राइट टाइम पर गंगा एक्शन प्लान को अनाउंस किया। और एक बात उन्होंने बहुत काम की कही थी कि गंगा को हम प्रोजेक्ट से ठीक नहीं कर सकते, गंगा को भारत के जन आंदोलन से ठीक किया जा सकता है। जब भारत का राज, समाज और सब जुड़ के इसको ठीक करना चाहेंगे तब ये ठीक होगी, इसलिए इसमें सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो टेक्नोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट है, वो हमारी यदि किसी सदिच्छा वाले व्यक्ति की सदिच्छा है तो उसको पूर्ण नहीं होने देता। हमारे ब्यूरोक्रेट्स का एक ही काम है कि काम में बाधा पैदा करना। यानी ये माना जाए कि जो काम करना चाहता है उसके काम में अड़ंगा अड़ाया जाए। एग्जैक्टली। हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट केवल इसी काम को शायद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में यही सीख के आता है। अच्छा। कि कोई भी अच्छा काम यदि देश में होता हो तो उसमें तुम्हें रुकावट कैसे डालनी है। रुकावट डालना, यदि आप रुकावट नहीं डालेंगे तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस वहां नहीं बनेगी। इसलिए इन्होंने सब ब्यूरोक्रेट्स ने इस काम को अच्छे से नहीं होने दिया। अच्छा, आपको इस काम को करने में आप बिल्कुल सरकार की मंशा के खिलाफ, बाकी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये काम करते हुए कभी आपको कोई थ्रेट मिला, कभी कोई ऐसे कि नहीं आप ये क्या कर रहे हैं? किस तरह की दिक्कतें आपको आई? भाई, मुझे तो जीवन भर ये थ्रेट्स मिलते रहे। मैंने तो जब पहला तालाब गोपालपुरा गांव में बनाया तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने कहा कि तुम हमारे पानी को कैसे रोक सकते हो, ये तो हमारी राज्य सरकार का पानी है। तो मैंने कहा यार, तुम्हारी राज्य सरकार का पानी है तो मेरी छत पे जो बरसता है उसको रोक दो। मैंने तो जो मेरे खेत में पानी बरसा है उसको रोका है, और जो इस इलाके के लोगों ने जो उनकी जमीन पे बरसा है उसको सबने इकट्ठा होके इकट्ठा किया है जी। रोका भी नहीं, इकट्ठा किया। सही बात। हमने इस पानी को समझकर, सहेजकर समाज कैसे इससे समृद्ध बने उसके रास्ते खोजे हैं। खैर, और कितने मुकदमे हुए मेरे खिलाफ जी, एक के बाद एक। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 54 में केवल इस बात को लेके कि हम पानी नहीं रोक सकते एक मुकदमा घड़ देते थे, और वो फहरिस्त 377 तक चली गई जी। लेकिन फिर एक दिन आया कि इस राष्ट्र के महामहिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को लगा कि ये नदी कैसे जिंदा हो सकती है, और राष्ट्रपति जी जिस दिन हमारी नदी को देखने गए उस दिन 2 रात पहले सारे मुकदमे कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार कोई भी नदी जिंदा नहीं कर पाई थी। वहां एक राजस्थान में जहां हिंदुस्तान की सबसे कम बारिश होती है, उस जगह पर कोई नदी पैरेनियल हो जाए, रिजुनेट हो जाए, ये तो कोई बड़ी घटना थी। और भारत के महामहिम ने कहा नहीं, मैं उसको जाके देखूंगा, और पूरी नदी को उन्होंने हेलीकॉप्टर से 4 घंटे देखा और फिर उतरे, आधा दिन पूरी नदी को देखने में लगाया, और जब वो देख के आए तब उन्होंने उसके बाद ये सारे मुकदमे भी गायब हो गए। आज मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। तो ये देश ना, ये देश बड़ा अजीब है। जब कोई आप अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले आपको अच्छा काम करने वाले को निशाना बना, बड़ी निशाना बनाकर बड़ी चुनौतियों को सामने। लेकिन आपके साथ अच्छी बात ये हुई कि आपको बहुत जल्दी मुक्ति भी मिल गई। वरना मुक्ति का मार्ग तलाशते तलाशते लोगों का तो जीवन ही खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे मुक्ति बहुत जल्दी मिली, और शायद मुझे मुक्तियाँ इसलिए मिली कि मैंने अपने आप को उनमें कभी डरा हुआ, फंसा हुआ देखा ही नहीं। मैं जब ये अरावली में जो माइनिंग हो रहा था तो मैंने कहा भाई ये माइनिंग हम किसके लिए है? हमें माइनिंग चाहिए, लेकिन माइनिंग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए उसकी कोई एक नीति, कोई एक नियम, एक कानून होना चाहिए। और इन्होंने सारे जंगल, एक तरफ हम जंगल के संरक्षण पर, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन में माइनिंग की लीज दे रहे हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को आके कहा कि भाई ये क्या है, हमारा पैसा
एक तरफ आप कंजर्वेशन के नाम पे खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लीज दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइजली सारी माइंस को बंद करवा दिया। और जब ये माइंस बंद हुई तो माइनिंग माफिया में जो हड़कंप मचा, उन्होंने कहा इसको हम अब जीने नहीं देंगे। लेकिन मैं तो आज भी जिंदा बैठा हूं, इस घटना को हो गए करीब 25 साल। आप जिंदा बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। आपके इस आंदोलन में कैसे और कितने लोग जुड़े हुए हैं? मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में अपनी अपनी तरीके से लाखों लोग जुड़े जी। और इस आंदोलन को लोगों ने ही चलाया। मैं उनके साथ एक साधारण साथी की तरह जुड़ा रहा। मैंने कभी अपने को नेता नहीं बनने दिया। मैं अपने को एक मामूली कार्यकर्ता मानकर उनके साथ जुड़ा रहा और लोगों को जोड़ता रहा। और चाहे वो माइनिंग के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो पानी की लूट के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे पानी की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे जो आंदोलन हो, लेकिन इस बीच किसी नेता ने अपनी तरफ आपको नहीं बुलाया कि अब आपके पास बहुत जनाधार हैं, चलिए आपके पानी के साथ आप भी आ जाइए, हम मिलकर जाए पानी को जो पॉलिटिक्स में मिलाएं? देखिए वो तो आप जानते हैं इस देश में वो कोशिशें तो सब होती हैं जी। पर मेरे जैसे फक्कड़ों से वो जानते हैं कि ये आदमी अपने काबू का नहीं है, इसलिए इसको मिलाने से हमारा नुकसान ही होगा, ये मानेगा नहीं, इसलिए ये ना मानने वाला है ना दबने वाला है, इसलिए मेरे से लोग दूर ही रहते हैं। इसलिए मुझे कोई बुलाता उलाता नहीं है, सब जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि अब 30 साल हो गए इस तरह की सब लड़ाइयों को देखते देखते। और प्रभु की एक अच्छी कृपा ये भी है कि हमने अपने जीवन में कुदरत की हिफाजत का काम जो भी किया, कुदरत ने हमें सहारा बहुत दिया। बिल्कुल। और उसके कारण हम एक के बाद एक काम को आगे करते चले गए। मेरे जैसा मामूली आदमी आज ये यहाँ आके कह सके कि हमने 7 नदियों को रिजुनेट किया है, मेरे जैसा आदमी आके ये कह सके कि हमने 8,600 स्क्वायर किलोमीटर जो डार्क जोन था उसको व्हाइट जोन बनाया है, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन मैं इसलिए कह पाया कि हम समाज को जोड़ पाए। बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल हुए कि मैं चला था जानिबे मंजिल, लेकिन लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। जज्बा, अगर जज्बा आपके पास ईमानदारी का है, कुछ कर गुजरने का है, तो आप पत्थर में से भी पानी निकाल देंगे, और वही काम राजेंद्र जी ने किया। फिलहाल लेते एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस आंदोलन के अलावा एक दूसरे आंदोलन में भी जुड़े, लेकिन एकदम उन्होंने अपने कदम पीछे मोड़ लिए, क्यों मोड़े ये जानेंगे।